उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। धन्यवाद गोपाल जी, आपको बधाई शुभकामना की, जल्दी आप भी मंत्री बने कहीं। मेरे विचार के लिए नहीं ठीक है। हाँ, संतोष जी कुछ कह रहे हैं, क्या दीजिए, फिर से क्या दीजिए संतोष भाई। मैं आपके संविधान की रक्षा वाले सवाल में मुझे कल्याण सिंह जी याद आ गए कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपराध में क्या संविधान प्रदत्त आदेश की रक्षा नहीं कर सके, बाबरी मस्जिद गिर गई, सुरक्षा का वादा किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक दिन के लिए शायद जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सिर्फ याद दिलाया, उसका कोई मतलब किसी तरफ मत ले जाइए। हाँ। अब ऐसा तो नहीं है तिवारी जी कि जो हिंदूवादी संगठन है वो पैर खींचेंगे इनके, योगी आदित्यनाथ के या यूपी में बीजेपी सरकार के, कि हिंदुत्व का एजेंडा आगे रखिए। चलो हो गया यार। नहीं मतलब देखो, पैर खींचने वाला विषय एक बड़ा जो आपने रखा है, पैर खींचेंगे, मुझे लगता है वही थोड़ा असंगत जैसा लग रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं असंगत कह रहा हूँ। और ये दबाव बनाएंगे। नहीं, इसके साथ एक बात चल रही थी, कट्टर हिंदूवाद, कट्टर हिंदूवाद। मुझे लगता है कट्टर हिंदूवाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये सॉफ्ट हिंदू, ये कट्टर हिंदू, ये अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कट्टर हिंदू और सॉफ्ट हिंदू क्या है। हिंदू हिंदू है, हिंदू की एक मानसिकता है, और वो यहाँ नहीं, कन्याकुमारी से लेकर के और सुदूर उसके विपरीत में नहीं, उसका फर्क वही है। एक मिनट, ये गढ़ा धर्म का नहीं, ये हिंदू ने नहीं गढ़ा, ये हिंदू मानने वाली। मैं भी हिंदू हूँ ना। नहीं संतोष जी, मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू मानसिकता में जीने वाले लोगों ने नहीं गढ़ा, ये हिंदू मानसिकता में जीने वाली बात नहीं है। ये कट्टर हिंदू है, ये सॉफ्ट हिंदू, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया संतोष जी, ये क्या है। सर, मैंने आपको कहा कि जो सनातनी है वो सॉफ्ट हिंदू है, और जो सिर्फ हिंदू हिंदू लेता है वो कट्टर है। नहीं, ये सनातनी हिंदू कौन है फिर? एक मुझे समझाने पड़ेगा। मैं सनातनी नहीं हूँ क्या? मैं सनातनी। आपने कभी अपने को सनातनी कहा? नहीं, सनातन धर्म नहीं, यही कोई धर्म ही नहीं है। बिल्कुल संतोष जी, आप बिल्कुल लाइन पर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो मैं चाह रहा था वही आप बात कर रहे हैं। ये इस देश में सनातनी हिंदू क्या है? यानी जो बिल्कुल परंपरा से, प्राचीन समय से अपने को हिंदू मान रहा है, वही सनातनी। ये बंटवारा तो प्रभु आपके संगठन। नहीं संतोष जी, हम तो ये मान रहे हैं जो प्राचीन समय से ही इस देश में अपने को हिंदू रूप से स्थापित कर रहा है, वो सनातनी हिंदू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई जो प्राचीन समय से है, आप तो उससे अलग चले गए ना। कहाँ अलग चले गए? आप अलग नहीं, आप हिंदू धर्म के। नहीं, मैं बताता हूँ संतोष जी, जिन्होंने हर मान्यता से दूर गए, जिन्होंने तुष्टीकरण का एक खेल खेला इस देश में, वो जो धर्मनिरपेक्ष लबादे के अंदर गड़ गया, उसने ये दो नाम दिए, ये सॉफ्ट हिंदू है, ये कट्टर हिंदू है। ये मैं मानता हूं कि इस देश में कट्टर हिंदू और सॉफ्ट हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है। हिंदू हिंदू है, और उसके लिए मैं बार बार नहीं जाऊंगा कि जो पहले हमने 2-3 बार बोल चुका हूँ। बता दूं तिवारी? हाँ बताइए। कट्टर हिंदू होता है जो मुसलमानों के प्रति, जैसा पॉलिटिकली भी हम कहते हैं और माना भी यही जाता है, परसेप्शन ऐसा ही है कि वो ऐसा तो नहीं कि वो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगा, पाकिस्तान जाने की, उनको पाकिस्तान भेजने की बात कर देगा, करता भी है। और सॉफ्ट हिंदू ज्यादा समावेशी है। मानक जी, मैं बताता हूँ। एक बात बताइए मुझे, देश में कैराना में एक घटना घटी, कैराना में हिंदू विस्थापित हुआ। बिल्कुल सही घटना को, सच्ची घटना को ठीक ढंग से लोगों के सामने उकेरना, ये कट्टर हिंदू मानेंगे। यानी जो लोग ये नकारने पे लगे हुए हैं कि नहीं, कैराना में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग अपना बिजनेस करने गए हैं। नहीं, पर उसमें विरोधाभासी रिपोर्टें आई थी। नहीं, वो विरोधाभासी कोई रिपोर्ट नहीं थी। मैं उसका साक्षी हूं। जिस सांसद ने ये सारा मुद्दा उठाया वो मानक जी, 5 नाम अगर दाएं बाएं हो गए तो 345 नाम को काट देंगे क्या? चलिए, अच्छा, अब आपकी सरकार आ गई, मतलब बीजेपी की सरकार आ गई ना, अब तो जांच कराइएगा बढ़िया से और सच को सामने लाके दुनिया के सामने रख दीजिए। मानक जी, हमारी जो गोपाल जी, मानक जी जो हमारी मांग पहले रही। अच्छा, ये देखिए, वही मांग अभी तक। अच्छा, एक सेकंड देखिए, ये भी सुरेश राणा भी मंत्री पद की शपथ ले, यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, और सुरेश राणा बड़े मशहूर हैं, बहुत मशहूर है उत्तर प्रदेश में। गोपाल जी, इसीलिए मैसेज ये जा रहा है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को श्रद्धा पूर्वक आप लागू कर रहे हैं और खुल के लागू कर रहे हैं। हम एजेंडा लाएंगे संकल्प पत्र के ऊपर, जो काम करेंगे इलेक्शन के पहले, जो काम अब होगा वो संकल्प पत्र के अनुसार होगा। सबसे पहले ये जो हमारे जो कमिटमेंट है उन सारों को पूरा करेंगे,
और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अल्टीमेटली हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हुए बगैर केंद्र का और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से विकास संभव नहीं है। 20 करोड़ जनसंख्या को आप साथ लिए बगैर 2019 का इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। उसके लिए पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको आप इग्नोर करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारें बहुमत से बनती है लेकिन चलती सर्वमत से। सर्वमत का क्या मतलब? क्या उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या जो जनता है वो हमारी सरकार, हमारे उसके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उसके सीएम नहीं है? अगर वो कहते हैं नहीं है तो फिर डिवीजन की बात है। अगर वो कहते हैं हमारे सीएम है तो क्या हमारे लिए वो बात महत्वपूर्ण नहीं है? तो सबको साथ लेके चलना ही आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीजों को जो अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, आपके विरोधी भी ये कह रहे हैं कि जनादेश जो आपको मिला था वो सबका साथ सबका विकास पे मिला था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को चेहरा इस सरकार का नहीं बनाना चाहिए था आपको, क्योंकि वो विकास का चेहरा नहीं है। नहीं, देखिए, सबका साथ सबका विकास का जनादेश मिला था और वो हम तो कह रहे वो करेंगे। जब हमें जिस जनादेश पे मिले वोट, और अभी 2 साल हमारे पास है जिसमें हमें रिपोर्ट कार्ड देनी है, तो आप कहते हो, हम तो इस बात से खुश है अगर आप कहो कि हमें जनादेश। अच्छा, आप 2019 से पहले रिपोर्ट कार्ड देंगे? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का अगर हम नहीं तो जनता रिजेक्ट कर देगी, तो हमें तो बहुत कम टाइम है जिसके अंदर डिलीवर। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है ये भी, सतीश जी, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कह रहे हैं यूपी सरकार के पास 2 साल है, केंद्र सरकार के रिपोर्ट कार्ड में यूपी का बहुत अहम रोल रहने वाला है। इसका मतलब 2019 से पहले मोदी जी अपना काम दिखाएंगे, उसमें यूपी का ये 2 साल का ये काम दिखाएंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि वार फुटिंग मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। करो या मरो की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, ये एक सामान्य से चुनाव लड़ने का जो एक परिपाटी रही वो नहीं था। वो एकदम युद्ध के स्तर पे लड़ा गया है, युद्ध के स्तर पे लड़ा। देखिए, कहने की बातें गोपाल जी कहेंगे, कहने में बहुत लोग महत्वपूर्ण है इनकी बातें, लेकिन बात यह है जो एक न्यू इंडिया की बात चली, सबके साथ सबका विकास की बात आई, और आज आप हिंदुत्व का सवाल पूछ रहे हैं, कुछ न कुछ थोड़ा सा जो है शिफ्टिंग है, या फिर हो सकता है कि कंपोजिट सारे फ्लैंक को लेके चलना है। अब सुरेश राणा अब न्यू इंडिया वाले हैं कि कौन सी इंडिया वाले हैं, वो गोपाल जी की हंसी बता दें। नहीं, पहले मैं बता, जब प्रधानमंत्री इस तरह जिस तरह से फ्रंट से आके सारा काम करते, कमिटमेंट करते हैं, तो वह अपने आप में एक मैसेज है कि वह पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हैं कि लोग रिपोर्ट कार्ड दें, काम का आकलन करें, और उन आकलन के अनुसार ही जनता उनको हमें वोट दे। इतना बड़ा कमिटमेंट आप देख रहे हो, फिर भी अगर क्रेडिबिलिटी उनकी यही है, आप जनता में इतना यही शब्द जो प्रधानमंत्री कहते हैं दूसरा कहे तो उखड़ जाएगा, उसको कोई पूछेगा नहीं। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है ये महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश से नहीं होते तो प्रधानमंत्री जी का उपाधि मोदी जी के आगे नहीं लगती। उसी तरीके से ये 325 अगर उत्तर प्रदेश भेंट में नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को, तो जितने आरोप या संदेह या पिछले दिनों थे वो तिरोहित नहीं होते। इसलिए जब ये कह रहे हैं कि हम 2 साल में रिपोर्ट कार्ड देंगे, इसीलिए शायद इनके अवचेतन मन में चल रहा होगा कि 73 से कम हुए तो दिल्ली में खतरा, क्योंकि बाकी किसी प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेश में अभी जगह नहीं है और बहुत सारी जगहों पर कम भी हो सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 325 ये शेर की सवारी है। सही बात। इस 325 को अगर आपने जो आपने कहा अपेक्षाएं इतने बढ़ गई हैं, सचमुच बढ़ गई हैं, आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ताकि लोगों को अपने दाएं बाएं दिखाई दें। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अखिलेश जी के विरोध में अगर कोई सबसे बड़ी चीज गई तो ये नारा गया है, काम बोलता है, निष्ठा रखूंगा। काम बोलता है, लोगों ने अपने दाएं बाएं देखा, काम कहाँ है, और कारनामे बोल रहे थे। नहीं, कारनामे शब्द नहीं, वो अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं था।
जो लोगों ने अपेक्षा की थी अखिलेश जी का जो वोटर था, जो मुलायम सिंह का वोटर था, उसको अपनी अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं दिखाई दिया। शायद इसीलिए उनको इतनी बुरी और वो भी काम में क्या बता देते, एक्सप्रेस वे और मेट्रो। अगर वो पेंशन योजना वो बताए कम फोकस होता है ना, एक्सप्रेस वे बताते थे बार फोकस क्या होता है, फोकस किसी चीज को किस चीज को उभारना है। आज जैसे मैं गोपाल जी को कह रहा हूँ, विचार के लिए मानता हूँ मैं कि योगी जी काम करेंगे, और ये जो कह रहे थे उत्तरांचल और उत्तराखंड और गोरखपुर में उनका बहुत काम है, हॉस्पिटल का है, सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन जो इन्होंने उभारने की जो आज कोशिश की है योगी आदित्यनाथ के रूप में, उभार हो, एम्फेसिस वहाँ पे, मैसेज उससे वो तो नैरेटिव को तो तोड़ना ही था। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैसेज है उत्तर प्रदेश और देश के लिए कि यह जो अपीजमेंट की राजनीति थी जिसके ऊपर देश इतने सालों से चला और उसने किसी का फायदा नहीं किया। जिन लोगों के लिए वो गुण गाते थे, जिनके लिए वो आंसू बहाते थे, उन लोगों का भी क्या फायदा हुआ, उनका ही नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तो अपोजिशन वहां पे भी है कि आप लोगों ने हमें 70 साल तक 60 साल तक पूरी तरह से इस तरह से एक्सप्लॉइट किया, और किया क्या। हाँ। अच्छा, प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़ गए कांग्रेस से। स्वागत है प्रेमचंद जी आपका। प्रेमचंद जी, आपके क्या विचार हैं? योगी आदित्यनाथ सीएम, 2 डिप्टी सीएम और एक एक करके अभी मंत्री जो शपथ ले रहे हैं उन पर। भूपेंद्र चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्णता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश की अपेक्षा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो वायदे चुनाव के समय मोदी जी ने और भाजपा के दूसरे नेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता से किया है, करूंगा वो अब एक एक करके वो पूरा करें। और पहली कैबिनेट में किसानों की कर्जे माफी की बात की थी, संविधान, तो हमको लगता है शाम तक वो खुशखबरी भी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल जाएगी। बिजली में की दरों में कटौती की बात की गई थी कि इसे सस्ता किया जाएगा, फ्री वाईफाई, लैपटॉप छात्रों नौजवानों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अखिलेश जी के ऊपर जो इनका मेन अटैक था अपराध को लेकर, इन्होंने वादा किया था कि 40 दिनों के अंदर में 40,000 अपराधियों को जेल के अंदर बंद करेंगे। तो कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहना चाहती है। अगर इन्होंने अपने वायदों को पूरा किया जो इन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पे हमारा रचनात्मक सहयोग रहेगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। हमारा कमिटमेंट है, हम उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हैं, उनके जनादेश का सम्मान करते हैं, नई सरकार को सहयोग भी देना चाहते हैं। लेकिन अगर 2014 की तरह वादा खिलाफी हुई जो लोकसभा चुनाव के समय किया गया, तो हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और अपनी आवाज भी उठाएंगे। हाँ, लेकिन प्रेमचंद जी, यहाँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बैठे हैं बीजेपी से, वो तो कह रहे हैं कि अब यूपी सरकार के 2 साल के कामकाज पर हम 2019 भी जीतेंगे। बताइए। मैं हाँ, ये इनको कहने दीजिए, ये तो 2024 के 2029 की बात कर सकते हैं। जब कुछ दावा ही करना है और झूठे वादे ही करने हैं तो कुछ भी कर ले। पर दावा ना दावा कर रहे हैं ना वादा कर रहे हैं। 14 के वादा खिलाफी को लेकर बता रहे हैं जो हमारी मनस्थिति और है। जो सरकार उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, हम तो अपनी मनस्थिति बता रहे हैं कि हम 2 साल चुप नहीं बैठेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, पूर्वक हाँ आप ठीक कह रहे हैं, से निर्वहन हाँ ठीक कह रहे हैं। आपको जनादेश काम करने के लिए मिला है ना, हाँ। वो तो अब दिखेगा। आज ही शाम को जब आप किसानों के कर्जे माफी कर देंगे, जो आपने वायदा किया था, जो 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है पीएसयू बैंकों का और भी दूसरे का, ये कहां से करेंगे, क्या करेंगे, वो देखने की बात होगी। तो मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो विनम्रता से बात कर रहा हूं कि जो वायदे आपने यूपी की जनता से किया है, जनता ने उस पर भरोसा किया, आपको बड़ा मैंडेट दिया है, तो ये आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उन वादों पर खड़े उतरे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। तो देखेंगे आपके एक एक वादों के ऊपर आप कैसे काम करते हैं। आप अच्छे काम करेंगे, आपको हम भी सराहना करेंगे। आप अच्छे काम करेंगे, हम भी आपको सराहना करेंगे। इसलिए योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको आपने बनाया, उनके कैबिनेट में कैसे लोग हैं, क्या है, ये तो बाद का समय बताएगा। लेकिन समाज में भाईचारा कायम रहे, ये प्रयास होना चाहिए। अब तक जो उनकी पृष्ठभूमि रही है और जिस तरह से वो भाषण करते रहे हैं, अगर वो शासन में आने के बाद भी जारी रहा, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के भाईचारे में कहीं न कहीं खलल पड़ेगा। तो अब शासन में आने के बाद हम लोग अपेक्षा करते हैं कि योगी जी में एक बदलाव आएगा और वो सबका साथ सबका विकास जब आप कहते हैं, तो सबका साथ सबका विकास में सबका साथ, मतलब समाज के सभी वर्ग के लोगों का साथ
कहीं न कहीं उसका दिखना चाहिए। बिल्कुल वो आपके क्रियाकलापों से होगा। हम आपको पुनः शुभकामना देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल सही है। संतोष जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं ना बार बार, जैसे जब भी कोई मंत्री शपथ लेने आता है पहले, उसके बाद जाकर आशीर्वाद लेता है मोदी जी का और नहीं, ये स्वाभाविक है। नहीं, मैं आप दूसरी बात कर रहा हूँ, थकाऊ हो गया होगा। अब सोच लीजिए 50 शपथ हो गई, 50 बार उठक बैठक लगाना मोदी। मुझे याद आ रहा है कि ये मनमोहन सिंह की सरकार थी और विलास मुत्तम बार शपथ लेने गए। शपथ लेने से पहले वो जाकर के उनके पैरों पे गिर पड़े, ईश्वर की शपथ लेता हूं मनमोहन सिंह की। जो विषय ये तो मंत्री स्वतंत्र मुझे नहीं लगता कि मेरे विचार के लिए अभी तक किसी ने शायद पैर छुए कि नहीं छुए। पैर सब कोशिश की है, सबने छुए। हाँ, लेकिन मोदी जी ने हाथ पकड़ लिया, जितने भी लोगों ने कोशिश की, और आशीर्वाद दिया, हाथ मिलाया और फिर बैठ गए। 50 बार अगर उठना बैठना ऐसे पड़े। लेकिन माना कि दृश्य बहुत अच्छा है और मैंने वो जैसे कुछ नामों को छोड़ दें प्रकट नहीं करूंगा तो मंत्रिमंडल कुल मिलाकर के लग रहा है कि संतुलित है, जातियों के लिहाज से और क्षेत्र के भी लिहाज से। काम के लिहाज से तो परसों से पता चलेगा, क्योंकि आज शाम से पता चलेगा। शाम से नहीं, अभी योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा कि थ्रस्ट क्या रहता है, कि वो इनका वाला रहता है कि उनका वाला रहता है। नहीं, थ्रस्ट तो क्लियरली वही रहेगा जो विकास की बात है। अदरवाइज तो जनता ने जो मैंडेट मिला वो तो बहुत क्लियर है। विकास में मिला है और क्या, पक्का विकास सोच समझ के बोलिएगा। नहीं, दो चीजें हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि एक तो विकास तो हमें काम करना है। मैं स्वाति सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा बहुत छोटे समय में बहुत मशहूर हो गई उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश की राजनीति में। और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं स्वाति सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और ईश्वर ने मंत्री पद इनकी झोली में डाल दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और शायद इनके पति इतना आगे नहीं बढ़ पाते, शायद दयाशंकर जी मंत्री नहीं बन पाते। लेकिन देखिए किस्मत ने कैसा पलटा मारा, कैसी पलटी मारी कि आज मंत्री बन गई है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वाति सिंह। आप कुछ कह रहे थे गोपाल जी? मैं कह रहा था कि ये जो नैरेटिव है, ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, उसमें एक नैरेटिव को तोड़ना बहुत आवश्यक था जो माइनॉरिटी के अपीजमेंट का है। लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो गवर्नेंस का है। वो मैंडेट हमें बहुत क्लियर है। अगर अस्पष्ट अगर हमारे सामने रास्ता होगा तो हम नहीं बच जा सकते। हमारा मैंडेट बहुत क्लियर है कि देश में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, नहीं है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। हिंदुत्व नहीं है उस एजेंडा यह है कि अपीजमेंट, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता की राजनीति जो होती थी धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, उसका पर्दाफाश करना, वो एक नैरेटिव है, उसको चेंज करना है। आपने कई बार नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया और अपीजमेंट की बात की। आपके सबका साथ सबके विकास में हिस्सेदारी का क्या मतलब होता है? हिस्सेदारी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। नहीं सुनिए, हिस्सेदारी अपॉर्चुनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो आप रिजर्वेशन नहीं होगा उसमें, इसमें आरक्षण नहीं है किसी के लिए। धर्म के आधार पे बोल रहे हैं, नहीं धर्म के आधार पे बोल रहे हैं हम, जाति के आरक्षण को सपोर्ट करता हूँ। मैं धर्म के आधार पे कह रहा हूँ। धर्म के आधार पे कोई आरक्षण नहीं। भाई बाकी पार्टियां जैसे कहती है ना, और उन्होंने आरक्षण देने की कोशिश भी की है धर्म के नाम। नहीं करते, जाति के आधार पे सपोर्ट करते हैं। आरक्षण जाति के लिए हम देखिए देखना ये पड़ेगा जो अगले 6 महीने में जिस रिपोर्ट कार्ड की आप बात करते हैं कि जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी, उस इक्वल अपॉर्चुनिटी में देखना है कि जो वंचित वर्ग हैं, जिनमें दलित भी आते हैं, अति पिछड़े भी आते हैं और उनसे ज्यादा मुसलमान आते हैं,
इन तीनों समाजों के लोगों को कुछ जो बिस्कुट हम लोगों के सामने रखा है, इसका एक कोना उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, या इक्वल अपॉर्चुनिटी के नाम पे पूरा बिस्कुट कहीं और हड़प हो जाए। बिजली देने की बात करते हैं तो हर घर में बिजली की बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका हिसाब ये बिजली और सड़क खाली नहीं है, ये है रोजी के लिए, शिक्षा के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, उनके हिस्से में कितना जानता है क्या? रोजी, रोजगार, शिक्षा, इनमें कितनी हिस्सेदारी उनको मिलती है? अगर उनको मिलेगी तो मानेंगे कि सबका विकास में उनका भी कोई हिस्सा है, और नहीं तो हम मानेंगे कि सबका विकास नारा है वो एक बड़ी। संतोष जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर ये आपका क्राइटेरिया मैं एग्री करता हूं, इस क्राइटेरिया से आज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है और जो अभी तक उनके हालत है, उसके लिए फिर कांग्रेस को आप जिम्मेदार मानते हो? 100%, 500%, 5000%। यही तो हम कह रहे हैं। कांग्रेस है, नहीं हम भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने केवल शब्दों में उनके हित की बात करी, कभी उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। दोस्त, यही मैं कह रहा हूँ, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स किया, तो उसी नैरेटिव की कांग्रेस उसका खामियाजा हर जगह धीरे धीरे भुगत रही है। मैं आपसे सिर्फ ये खामियाजा तो जब हमने कहा उसके पहले तो वो सत्ता में बैठे हुए थे, लेकिन हमने वो नैरेटिव चेंज किया। मैं यही नैरेटिव चेंज किया, लेकिन गोपाल जी सवाल मैं यही मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। जब हम स्यूडो सेक्युलरिज्म, मैं सीधे पूछ लेता हूँ आपसे, मैं सीधे पूछ लेता हूँ आपसे, आप नाराज होंगे कोई बात नहीं, मैं सीधे पूछ लेता हूँ। कई मुसलमान का वोट आपको तो चाहिए नहीं, ये तो आपके नेता भी कहते हैं, क्योंकि उनके वोटों के बिना आप जीते हैं। ऐसा तो नहीं कि जिसका वोट आपको नहीं मिला और चाहिए भी नहीं, वो एकदम मार्जिनलाइज तो नहीं हो जाएगा? ऐसी बात नहीं कर रहे। देखिए, जब समाज भारत के 19 से 20% जनसंख्या कोई एक वर्ग विशेष की है, तो अगर हमारे प्रदेशों में आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, सबका है। मैं तो कह रहा हूँ आपकी नजरों में, बाकियों की नजरों में एक धर्म विशेष, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, हम तो उसको चाहते हैं, उसको हटा के एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, एक वो रहे। और तिवारी जी राम राज्य की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तो राम राज्य की डेफिनेशन क्या है? ये जो उसमें दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये जो तीनों तरह के तकलीफें हैं या जो नेगेटिव जो चीजें होती है, राम राज्य में किसी के साथ भी नहीं थी। तो आप अल्टीमेटली उसको, राम राज्य की तो गांधी जी ने भी बात। तिवारी जी, पहला कदम हमें खबर मिल रही है, वो बूचड़ खाने बंद होंगे जो चल रहे हैं यंत्रों वाले नदी किनारे, तो उससे तो मैसेज यही जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ है कदम, ये सीधे सीधे। बिल्कुल विश्वास करना चाहिए कि ये बूचड़खाने और इस प्रकार की जो गंदगी और इस प्रकार के जो विकास के रास्ते में अवरोध हैं, उनको समाप्त करना चाहिए और यथाशीघ्र समाप्त होने चाहिए। उसके लिए संदेश क्या जाएगा संतोष जी, उसके लिए संदेश क्या जाएगा? एक आपसे टिप्पणी चाहते हैं। मैं एक तो आदेश ये निकलवाइए संघ प्रमुख से या विश्व हिंदू परिषद प्रमुख से और भाजपा प्रमुख से कि सब वेजिटेरियन हो जाएं, नहीं तो जो हमारे आपके बहुत सारे दोस्त हैं। मैं अर्चना पांडे ईश्वर की शपथ लेती हूँ। देखो, जो मांसाहारी हैं। संतोष जी, संविधान के प्रति एक बहुत बड़ी बात क्या है कि हम बार बार एक बात करते हैं कि नहीं अगर गाय नहीं कटेगी तो लोग खाना कैसे खाएंगे, यही बात होती है। नहीं, बूचड़ खाने की बात है, गाय कटने की बात नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, गाय वाला सवाल मत उठाइए। नहीं, वो आपका दृष्टिकोण है संतोष जी, आपका दृष्टिकोण है सांप्रदायिक, हर विषय को सांप्रदायिकरण कर देना पैदा होता है। हम मुसलमानों को गाय कौन बेचता है? एक मिनट हम ही आप बेचते हैं जिनके घरों में गाय। संतोष जी, हम ये कहते हैं कि एक बात ये विषय उठा था, तो उसमें ये आया जी कि लोग खाएंगे कैसे, लोग तो भूखे रह जाएंगे। यानी अगर इस प्रकार का मांस नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। सवाल नहीं उठाता, नहीं उठाता, गलत कह रहे हैं, भूखे रह जाएंगे क्या? माफी के साथ कह रहा हूं। गोहत्या तो वैसे ही इलीगल है सर, कहाँ? अरे भैया, जहाँ जहाँ होती है कानून के अंदर होती है, थोड़ी बहुत होती भी है कानून के बाहर, तो उस पर एजेंसियां हैं काम करने के लिए। हम कहते हैं गाय का मसला नहीं है। आपका ये बूचड़ खानों को विकास का मापदंड मानते हैं क्या आप? नहीं, ये विकास का मापदंड है क्या? अगर विकास का मापदंड नहीं है और जो विकास का मापदंड नहीं है, अगर वो समाप्त होता है, उसमें कष्ट क्या, उसमें दिक्कत क्या? क्यों उसको बंद क्यों करना चाहिए? नहीं, आप एक तरफ विकास की बात करते हैं, हम कहते हैं विकास के रास्ते का क्या लेना देना? हम कहते हैं मानक जी, विकास के रास्ते में अगर कुछ भी अवरोध है, विकास से बूचड़ खाने का क्या लेना देना? नहीं, मैंने वो बात नहीं कही। मैंने कहा कि विकास के रास्ते में अगर कोई अवरोध है,
उसको समाप्त करना चाहिए। मैं ये बार बार बात कर तो सर मांसाहार अवरोध हुआ ना फिर बूचड़खाने इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग मांस खाएं। संतोष जी, आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। भाई, और आपको गोपाल जी बहुत क्लियर है, गोपाल जी बहुत मैं क्लियर है। समझना चाह रहा हूँ, हाँ, बूचड़ मैं खाने खुद क्यों? समझ रहा कि नदी किनारे जितने अच्छा, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, ये बता दो आपको, मैं अंडा भी नहीं खाता। स्वागत है आपका। नदी किनारे जितने भी यांत्रिकी बूचड़खाने चल रहे हैं उनको बंद करने का फैसला आज हो सकता है, जैसा वादा भी किया। अपने कर्तव्य तो इसका मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा है ना। नहीं, हिंदुत्व कैसे आप उसको एनवायरमेंट से जोड़ लीजिए। आज आप हापुड़ से अगर मेरठ तक जाइए, सड़क के दोनों तरफ इलीगल बूचड़खाने बने हुए हैं और उनमें से जो खून जिन उनमें से खून जो बहता ज्यादातर मुसलमान है है वो जमीन में जाके पानी को खराब कर रहा है। तो आप प्रकृति का संरक्षण को ले तो लीजिए। जिन लोगों की नौकरियां या व्यवसाय जाएगा, रोजी रोटी जाएगी, उनके लिए कोई व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी आपको। करनी क्यों पूरा नहीं पड़ेगी? प्लान हो, ये नहीं कि सिर्फ बंद कर दिया और आप उसके कह बाद दोगे कि पर्यावरण की बात करते हो आप, और अगर आप गंगा की क्लीनिंग की बात है, अगर वहाँ पे कानपुर में वो गंदगी फैला रहे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं ना। ये तो इकोनॉमिक्स में, तो अगर इकोनॉमिक्स को ही आप ले लो तो गिव एंड टेक वो सारे होते हैं। कानपुर में बूचड़खाने खाली गंदगी नहीं फैलाते, जो शहर का नाम आपने लिया, वहाँ तो पूरा चर्म उद्योग, चमड़े का उद्योग, दिल्ली में तो कोई बूचड़खाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे नालियों में से यमुना को खराब। तो मैं कह रहा हूँ सभी चीजों का एक समग्रता से देखना आवश्यक है। उसका पर्यावरण का भी कारण है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ, आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है, धर्म से भी जुड़ा है। अगर हमारी संस्कृति और धर्म को देश से निकाल दें तो भारत अच्छा, रहेगा। प्रेमचंद जी बहुत देर से सुन रहे हैं। प्रेमचंद जी, आप सहमत हैं क्या? आज दो फैसले अहम हो सकते हैं पहली बैठक में, एक किसानों की कर्ज माफी, दूसरा बूचड़खाने बंद करने का। आप कैसे देख रहे हैं इनको? देखिए, किसानों की कर्ज माफी को लेकर अतुलगढ़ प्रधानमंत्री जी ने पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र ईश्वर की शपथ लेता अगर हूँ। वो ऐसा करते हैं विधि तो द्वारा मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, इसका स्वागत करूंगा। अब अभी पिछले 5-10 मिनट से जो तिवारी जी और अग्रवाल जी जो चर्चा कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या ये बताएंगे कि इस देश में बीफ एक्सपोर्ट का धंधा ये सबसे ज्यादा कौन लोग करते हैं? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े लोग करते हैं। तो आप हमारी बात को ही सहमति दे रहे हैं, ये धर्म से जुड़ा ही नहीं है। वही ये धंधा करते हैं। आप बूचड़खाना बंद करेंगे? सुनिए तो फिर आप हिंदुत्व का एजेंडा कैसे कह रहे हैं? मैं आपके दोहरेपन को दिखलाना चाहता हूँ। हम आपके आप दिखा बात कर रहे हैं, नहीं, आप हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है, आप उसी रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। सुनिए, अभी आपके मुख्यमंत्री ने ओथ लिया है। हमें रास्ता बताइए, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम? उनकी छवि पहले से ही काफी ख्याति प्राप्त है। सुनिए ना, आप जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो चर्चा आपके अंदर जो एक आपकी छुपी हुई मंशा होती है ना, जो हिडन एजेंडा आप लोगों का होता है। छुपी कह ही नहीं, हम तो ओपनली कह रहे हैं कि बूचड़खाने बंद करेंगे। इसको छुपी हुई क्या? आप उसकी बात करिए। आप हमारी मंशा हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम बूचड़खाने बंद करेंगे। तो सुनिए ना, यांत्रिकी, तो क्या आपने विश्व हिंदू परिषद से आपने विश्व हिंदू परिषद से और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से इजाजत लिया है जो बूचड़खाने के माध्यम से धंधा करते हैं? मिश्रा जी, इसके आगे उनसे अनुमति ले ली है? जो ज्यादातर जो बीफ एक्सपोर्ट होता है वो आपके लोग करते हैं। मिश्रा जी, मुझे लगता है कि अब तक तिवारी लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। सरकार को अभी समझ में ये नहीं आया कि इस प्रकार के मुद्दे पिछले 3 साल से हम जो मिश्रा जी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, इनको अभी तक समझ में नहीं आया कि इनको घर में ले जाने वाले कौन से एक मुद्दा था। मिश्रा जी, अगर आपके देखिए सुनिए ना, सुनाइए मुझे मिश्रा जी, फिर मैं बोलूँ। नहीं, अरे हम सिर्फ दुष्प्रचार के शिकार हुए बंधु। सुनिए, अगर आपके पास मुद्दे अच्छे होते ना और आपका नेतृत्व अच्छा होता तब पंजाब में जीत जाते। गोवा में आपको हेरा फेरी करके सरकार नहीं बनानी पड़ी। मिश्रा जी, अब जब मैं ये कह रहा हूँ, आप यही नहीं समझ पाए कि मुद्दे क्या होने चाहिए चर्चा के, और चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हैदराबाद से लेकर के जेएनयू से लेकर के रामदास कॉलेज तक, नहीं मुद्दे नहीं, हैदराबाद से लेकर के जेएनयू से लेकर के रामदास कॉलेज तक राहुल जी उनके साथ जो देश की बंटवारे की बात करते हैं। आप जब वैचारिक बात करते हैं तो उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जब देश के मुद्दे आते हैं उनसे लड़ना बड़ा कठिन होता है। वो बड़ी दीवार है, ये नहीं समझ पाए आप। सुनना भी देखिए, अब आप सत्ता में है जब विनम्र होइए, सुनना सीखिए। हाँ, ये विनम्रता हमें सिखाइए, आप अपने पास मत रखिए। आप सुनिए ना, हमें सिखाइए। नहीं, हम तो ऐसे विनम्र। आप जिन मुद्दों, हाँ
हाँ हाँ सुनिए ना, सुन लेते हैं। आप सत्ता में है ना, अभी ना सुनना सीखिए ना विपक्ष क्या कह रहा है। मिश्रा जी हमें क्या सिखाएंगे आप? आपके कार्यक्रम और नेतृत्व अगर विकास के काम इतने अच्छे होते हाँ। तो आप पंजाब ही जीत जाते ना। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं प्रेमचंद जी? मतलब आप मान रहे हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर जीती है बीजेपी? आप कह दीजिए खुल के एक बार, फिर कह दीजिए ये हिंदुत्व के एजेंडे पे जीती है बीजेपी यूपी उत्तराखंड द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। नहीं, आप इनका जो एजेंडा है वो तो उसी दिन जाहिर हुआ जब इन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष को हमने एक टिकट नहीं दिया, उस लायक नहीं समझा। तो पहले दिन से कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। फिर भी लोगों ने इनको मैंडेट दिया। पॉइंट क्या है, 312 एमएलए में इनको मुख्यमंत्री के लायक कोई आदमी नहीं मिला, कोई उप मुख्यमंत्री उस लायक नहीं मिला। ये जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा कि जो जिनको चुनकर लोगों ने भेजा उसमें से आपने मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने बाहर से लाया। एनीवे, वो आपको मैंडेट मिला, जिनको चाहिए लाइए। कहीं न कहीं योगी जी की जो विशेषता है उसे ध्यान में रखकर आपने फैसला लिया। बताइए प्रेमचंद लेकिन जी, यूपी में भाईचारा का वातावरण खराब नहीं हो, ये प्रयास होना चाहिए। डेवलपमेंट तभी होगा जब आप भाईचारा खराब की बात न करें। अब प्रेमचंद जी बताइए, अब योगी आदित्यनाथ तो यूपी के ही है, वहीं से 5 बार के सांसद हैं, आप कह रहे हैं इनको वहां का कोई नेता नहीं मिला, स्थानीय नेता। दूसरी बात बताइए, मनमोहन सिंह को आपने भी प्रधानमंत्री बनाया था, वो भी लोकसभा के सांसद नहीं थे। खैर नहीं, ये वो अलग डिबेट में हम चले जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा,